हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर। आपके 16 और 17 के पेंडिंग थे। 18-19 का जो है वो तबीयत ठीक ना होने के कारण जो है वो नहीं बन पाया था, लेकिन आज हम सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो आपको हर एग्जाम के अंदर काम आएंगे। लेकिन इस करंट अफेयर को किस तरह से कवर किया जाएगा, आपको एक डेली सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 3 तरह के सेक्शंस होंगे, जिसमें एक में डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स होंगे, वीकली में भी 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर्स होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और क्विज होगा जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर्स होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, और 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे इसके अंदर। डिटेल करंट अफेयर्स मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे ताकि जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सको। और गाइस साथ ही साथ आपको और अच्छी सुविधा देने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है तो वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हो अगर आपने इस तरह से उसको तैयार करना है। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और एक होगा क्विज सेक्शन जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो मंथली बेसिस पे। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है, अगर आप वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहते हो तो आप यहां से पढ़ सकते हो। इसमें आपको डिटेल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। और अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टेट करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और खास बात क्या है, हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगी। आपने सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद लॉग इन कर लेना है, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें। उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और गाइस साथ ही साथ आपने याद रखना है, इस ईमेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 16 जुलाई 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है कि इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम, मतलब वहां से आपको वीट, राइस जो है वो निकलेगा और वो एक एटीएम की तरह क्या करेगा, काम करेगा। मतलब वो वहां से ग्रेन्स को निकालेगा, अनाज को निकालेगा। और ये कहां पे स्टैब्लिश किया गया दोस्तों, हरियाणा के अंदर स्टैब्लिश किया गया। याद रखना है खास करके हरियाणा के स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जानकारी दी। और ये एग्जैक्टली कौन सी जगह पे लगाया गया, फारूक नगर में लगाया गया है। और स्पेशली ये बच्चे जो हरियाणा के हैं वो जरूर याद रखेंगे कि फारूक नगर जो है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट मतलब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हरियाणा में इसको स्टार्ट किया गया है। और ये एटीएम जो होगा इसको कहा गया है ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। मतलब ये ग्रेन को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। जैसे कि एटीएम से आप कैश निकालते हो, वैसे ही यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक फूड बैग जो है वो निकलेगा। जो भी आप वहां पे करोगे, अगर आपको वीट चाहिए, राइस चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया है, और यूनाइटेड नेशंस की ये ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो अलग अलग जगह पे इसको स्टैब्लिश करने के बारे में सोच भी रहा है। और आपको पता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब हंगर को खत्म करने के बारे में काम कर रही है। और दोस्तों ये 70 किलो अनाज जो है वो 5 से 7 मिनट में जो है वो क्या कर सकता है, एटीएम से बाहर निकाल सकता है। और 3 तरह के ग्रेन्स जो है वो फिलहाल दिए जा रहे हैं, इसको बढ़ाया जाएगा। इसमें वीट दिया जा रहा है, इसमें राइस दिया जा रहा है, इसमें मिलेट्स दी जा रही है। मतलब ये तीनों चीजें इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं।
तो आपने याद रखना है, इससे क्या होगा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लाइक जो अनाज फ्री में दिया जाता है या कम प्राइस पे दिया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, जो राशन शॉप्स हैं छोटी छोटी सरकार की, तो वहां पे ये दिया जाता है, तो उसको जो है वो और भी ट्रांसपेरेंट बना दिया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि उसमें कोई धांधली हो सकती है, तो उसको और भी अच्छा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना आपने, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट कौन सी, हरियाणा। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है हमारे पास, मनोहर लाल खट्टर जी। और आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो यहाँ पे देख ही सकते हो, दुष्यंत चौटाला जी हैं। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे याद रखना है नए गवर्नर कौन से अपॉइंट किए गए, जो पहले कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के, बंडारू दत्तात्रेय जी, ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे। और दोस्तों यहाँ पे दो नेशनल पार्क्स आप याद करोगे, कौन कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और एक कौन सा याद करोगे, कालेसर नेशनल पार्क। दोनों कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर। और एक बात आपने और याद रखनी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे, इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है दोस्तों। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली, मतलब एग्जैक्ट प्लेस है रोम, और कहाँ पे, इटली के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज एक ही था, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने क्या कर देना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो पहला क्वेश्चन है, आशा बोनालू फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। तो महाकाली का ये फेस्टिवल है, आशा बनालू। जो बनालू है बेसिकली वो महाकाली के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। और ये फेस्टिवल दोस्तों रिसेंटली कौन सी स्टेट में मनाया गया है, तेलंगाना के अंदर मनाया गया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तेलंगाना बोनालू फेस्टिवल बिगेन्स, तेलंगाना का है दोस्तों। और आपको ये जान के जो है वो हैरानी होगी कि ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है। काफी बच्चों को ये नहीं पता था, तो याद रखना है स्टेट फेस्टिवल है। और 2014 में जब से तेलंगाना को बनाया गया तब से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 90 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट जो है वो इस फेस्टिवल को दिए हैं। और ये सबसे बड़ा ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है जो बहुत टाइम से यहाँ पे बनाया जाता है। होता क्या है इसके अंदर कि महाकाली के जो 25 मंदिर हैं वहां पे जो है, एक हैदराबाद और सिकंदराबाद में, वहां पे इनकी पूजा की जाती है। और महाकाली को बोनम, मतलब उनको आहार जो है वो दिया जाता है, मतलब उनको अलग अलग जगह पे मील्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। एक वर्ड आता है इसमें, गोल्डन बोनम। गोल्डन बोनम का मतलब याद रखना है, गोल्डन मतलब आपको पता ही है, गोल्ड जैसा दिखने वाला, बोनम मतलब एक तरह का राइस है। तो मतलब गोल्डन राइस जो है वो चढ़ाया जाता है किसके ऊपर, महाकाली के ऊपर। और गॉडेस जगदम्बा, या आप कह सकते हो महाकाली, ये जो हैदराबाद का गोलकंडा फोर्ट है वहां पे जो है वो इसको खास करके मनाया जाता है। अदरवाइज हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर 25 जगहों पे जो है वो पूजा की जाती है महाकाली की। और दोस्तों ये जो हिंदू कैलेंडर का हमारा महीना है अष्ट का, तो उसके अंदर इसको मनाया जाता है। ये जुलाई, आप कह सकते हो जुलाई में भी आ सकता है, अगस्त में भी, लेकिन अष्ट के महीने में इसको मनाया जाता है। स्पेशली तेलंगाना के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और ये 2020 के बाद जो है वो नहीं हुआ था, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण ये कैंसिल हो गया था। तो 2021 में अब ये फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। तो इसका मतलब लॉकडाउन के ओपन होने के बाद ये सबसे बड़ा फेस्टिवल इस स्टेट के अंदर मनाया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, स्टेट कौन सी हमारे पास, तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। और साथ ही साथ आपने गवर्नर याद कर लेने हैं, तामिलीसाई सौंदर्य रंजन, तामिलीसाई सौंदर्य रंजन। और यहाँ पे आपको 3 नेशनल पार्क मिलेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, 2 तो बहुत फेमस है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, याद रखोगे, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। और दूसरा है हमारे पास मृगावनी नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क। और तीसरा याद रखना, रख सकते हो, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 नेशनल पार्क्स हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, विच स्टेट लॉन्च द इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021। मतलब जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होंगी उनको एज ए टैक्सी, उसको एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है वो यूज किया जा सकता है। लोग उसको बुक करवा सकते हैं और उसको एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जा सकता है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस स्टेट के अंदर बाइक को एक टैक्सी का स्टेटस जो है वो दिया गया है। और दोस्तों वो स्टेट कौन सी है, कर्नाटका। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, कर्नाटका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने ये ई बाइक टैक्सी स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन में स्टार्ट की है, बेंगलुरु। आपको एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे सिटी भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखना है कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर, मतलब अगर कोई प्राइवेट बंदा इसको यूज करना चाहता है, कोई इंडिविजुअल के पास कोई इलेक्ट्रिक बाइक है, उसको एज ए टैक्सी वो स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई कंपनी है वो करना चाहती है, तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो है वो सिटी के अंदर, मतलब बेंगलोर के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी।
इससे क्या होगा कि जो हम कार्बन एमिशन को कम करने की बात करते हैं, रिड्यूस कार्बन की हम बात करते हैं, वो हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। और इससे एक फायदा और होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। जैसे कि आपको पता है कि यार पहले जैसे कि उबर से आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ओला से आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, वैसे ही आप इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी से आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करोगे। और इलेक्ट्रिक है तो आप कार्बन फुटप्रिंट्स को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। और व्हीकल जो है वो रजिस्टर किए जाएंगे और एज ए ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के अंदर उनको डाला जाएगा, और उसके ऊपर परमिट्स और टैक्सेस की छूट दी जाएगी, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो इसका यूज कर सकें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। और स्कीम एप्लीकेबल होगी ओनली बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और इलेक्ट्रिक बाइक, क्योंकि हम बात करें इलेक्ट्रिक तो बैटरी ऑपरेटेड ही होगा, इसका कोई पोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ चार्जेबल होंगी ये, मतलब इनको चार्ज जो है वो किया जा सकता है। और इको फ्रेंडली स्कीम है, फ्यूल कंजर्वेशन होगा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के 103 तक पहुंच चुके हैं, कई जगह पे तो 104-5 को भी क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूल को भी कंजर्व करेगा। और साथ में जो ई बाइक मेकर्स होंगे या मोटरसाइकिल मेकर्स होंगे, उनको कह दिया कि इंश्योरेंस भी आप प्रोवाइड करोगे, जो बनाएगा उस व्हीकल्स को वहीं जो है वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना, और इनको एज ए बाइक टैक्सी के तौर पे जो है वो कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब लिखना पड़ेगा उस बाइक के ऊपर कि ये बाइक टैक्सी है, तभी जो है वो ई बाइक टैक्सी का स्टेटस जो है वो उनको दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। और दोस्तों रिसेंटली एक गवर्नमेंट स्कूल जो कर्नाटका के अंदर है, उन्होंने एक सैटेलाइट को डेवलप किया है, ये इसरो की हेल्प से उन्होंने डेवलप किया है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये इंडिया का पहला ऐसा स्कूल है जिसने सैटेलाइट का निर्माण किया है। सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स खासतौर से याद रखेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेशनल लेवल पे ये न्यूज बनेगी तो स्टेट पूछ सकते हैं आपके कि कौन सी स्टेट का गवर्नमेंट स्कूल जिसने सैटेलाइट बनाई है, वो इंडिया का पहला स्कूल है। सिर्फ याद रखना है कर्नाटका। लेकिन अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जैक्ट नाम याद रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल इन स्टोन बिल्डिंग कॉलेज। तो ये भी आपको एग्जैक्ट नाम जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो दो न्यूज हैं बेसिकली इसके अंदर जो आपने याद रखनी है। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर आपको पता है कौन है, येदियुरप्पा जी। चेंज करने की बात आजकल चल रही है और काफी जोरों शोरों से चल रही है कि कौन होगा नया चीफ मिनिस्टर, लेकिन फिर भी अभी हमने याद रखना है येदियुरप्पा जी। और गवर्नर कौन है दोस्तों, थावरचंद गहलोत जी। ये तो मतलब आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एसबीआई में ये पूछा ही जाना है, 100% ये चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों आपने यहाँ पे नेशनल पार्क याद कर लेने, कौन कौन सा, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरगट्टा नेशनल पार्क आप याद रखोगे, यहाँ पे आप दांदेली टाइगर रिजर्व याद रखोगे, यहीं पे आपने काली टाइगर रिजर्व को भी याद रखना है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क को भी याद रखना है, जो कि एक बहुत फेमस आयरन ओर माइन भी है। बांदीपुर, बनेरगट्टा, दांदेली, काली, कुद्रेमुख बहुत ही फेमस। और एक आप और कर सकते हो, नगरहोल नेशनल पार्क। 6 नेशनल पार्क हो चुके हैं दोस्तों, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। RBI restricted which payment system operator from onboarding new domestic customers into their card network from 22 जुलाई 2021। मतलब कह सकते हो कि आज जो है वो 20 जुलाई है, तो आप कह सकते हो कि 22 जुलाई के बाद जो है ये जो कार्ड प्रोवाइडर कंपनी होगी वो इंडिया के अंदर जो है वो डोमेस्टिक कार्ड्स को या क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं कर सकती। इसके ऊपर रोक जो है वो दोस्तों लगाई गई है। रोक लगाई गई है क्योंकि इन्होंने जो है वो एग्जैक्ट डाटा जो है वो पब्लिश नहीं किया। कौन से एक्ट के थ्रू, PSS एक्ट 2007। तो याद रखना है PSS का मतलब है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो 2018 की RBI की गाइडलाइंस थी कि इस एक्ट के थ्रू आपने पूरा पेमेंट सिस्टम डाटा जो है, जितना भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को आप प्रोवाइड कर रहे हो, सारा का सारा इसके अंदर जो है वो डालना है। लेकिन मास्टर कार्ड की तरफ से कुछ यहाँ पे नहीं मानी गई चीजें, जिसके ऊपर मास्टर कार्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और आपको पता है बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो मास्टर कार्ड को यूज कर रहे होंगे, तो इसका मतलब वो मास्टर कार्ड से अब अपना नाता जो है वो तोड़ लेंगे और दूसरी ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, जैसे वीजा, रेजर पे, रुपे कार्ड, इनके साथ जो है वो जाना चाहेंगे। तो आने वाले टाइम में आपको न्यूज मिलेगी कि इस बैंक ने जो है वो मास्टर कार्ड से नाता तोड़ के किसके साथ जो है वो टाई अप कर लिया। ज्यादातर किसके साथ करेंगे, वीजा के साथ करेंगे। तो कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, 90% का आंसर आपको वीजा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी याद रखना है मास्टर कार्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। ये बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत जो है वो डाटा, पेमेंट सिस्टम डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो इसलिए याद रखना है मास्टर कार्ड। तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और मास्टर कार्ड के बारे में याद रखना है खास करके कि इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंडिया में जो है वो कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर। CEO कौन है इसके, मिशेल मेबैक।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मास्टर कार्ड के ऊपर 22 जुलाई से रोक लगा दी है। कई बार एग्जामिनर आपको डेट भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बीजी, शायद आपने सुना होगा, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट है शायद उन्होंने जरूर सुना होगा। हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक फॉर बैंकिंग सॉल्यूशंस, बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए कौन से बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो इससे फायदा जो है वो इस बीजी सॉफ्टवेयर को भी होगा, मतलब इस कंपनी को भी होगा, इसके जो यूजर्स हैं उनको भी होगा, और बैंक को भी फायदा होगा। इसका मतलब आप एक साथ लोगों को अकाउंटिंग प्लस बैंकिंग दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब जो बंदे बीजी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं वो बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे इस बैंक की, और जो बंदे इस बैंक की फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं वो अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं वो बीजी को आसानी से यूज कर सकते हैं। और वो बैंक कौन सा है दोस्तों? आईसीआईसीआई। याद रखना है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये टाई अप किया है किसके साथ? बीजी सॉफ्टवेयर के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और आईसीआईसी बैंक से टाई अप किया गया। तो बीजी जो यूजर्स होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उनकी अब असेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो अपने बैंकिंग, आप कह सकते हो उनके बिजनेस को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग सर्विसेज को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। तो जो बिजी यूजर्स होंगे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं? वहीं पे निकाल सकते हैं। इवन और भी फायदा मिलेंगे, लाइक अगर आपने बैंक डिटेल को निकालना है तो आप वहां से निकाल सकते हो। पेमेंट्स करनी आपने डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से ही, है ना। आपको कोई अलग से उनका लिंक या अलग से कोई पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यूज कर सकते हो। और जिनके पास आईसीआईसी का बैंक अकाउंट नहीं है, करंट बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो जो आपका अगर अकाउंट नहीं भी है, आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। मतलब ये भी फैसिलिटी दी गई है कि आईसीआईसी की ब्रांच में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही बिजी सॉफ्टवेयर से ही जो है वो क्या कर सकते हो? अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और साथ में जो आईसीआईसी बैंक के करंट अकाउंट होल्डर्स हैं, ऑलरेडी जिनका अकाउंट है, वो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आराम से यूज कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग और बैंकिंग सोल्यूशन दोनों एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। और खास करके फायदा किसको होगा? एमएसएमईज को फायदा होगा दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, जो कि दोनों चीजों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको अकाउंटिंग की भी जरूरत है, बैंकिंग सर्विसेज दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। और दोस्तों आईसीआईसी बैंक ऐसा देश का पहला बैंक, एशिया पैसिफिक का इवन पहला बैंक, और ग्लोबली ये दूसरा बैंक था जिसने स्विफ्ट जीपीए इंस्टेंट फैसिलिटी को जो है वो प्रोवाइड किया, जिससे क्या होगा कि आप क्रॉस बॉर्डर जो है वो पेमेंट्स कर सकते हो इस फैसिलिटी को यूज करके। तो जरूर याद रखोगे, ये क्वेश्चन बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। और दोस्तों आईसीआईसी के बारे में याद रखना है, 1955 में आईसीआईसी को बनाया गया था, लेकिन 1994 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं, और आईसीआईसी की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे? तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसको जो है वो मनाया जा रहा है एज ए वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक हम इसको एज ए नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये दिन हमारे पास कौन सा है? ये है 15 जुलाई। तो याद रखना है, क्योंकि 2021 में पहली बार जो है वो इसको मनाया गया एज ए वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। तो आप देख सकते हो, नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे 15 जुलाई 2021। और हमारे पास दोस्तों इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया। तो इसने मान्यता दे दी है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, एज ए वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे इसको मनाया करेंगे, और 15 जुलाई को मनाया जाया करेगा। और नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे पहली बार 2011 में मनाया गया था, वो भी जो है वो इनके द्वारा ही अप्रूव किया गया था, एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की तरफ से। और उस टाइम पीरियड पे जो इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राजा, तो उन्होंने जो है वो ये अनुमति दी थी कि इसको मनाया करेंगे। और आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा। एक बंदा था यार जिसका नाम क्या था? सुश्रुत। उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सुश्रुत। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। तो याद रखना है, बुक का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है कि किस तरह से सर्जरी को परफॉर्म किया जा सकता है, मोर एडवांस्ड। अभी तो हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, मोर एडवांस सर्जरीज जो है वो किस तरह से की जाती थी। तो इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी जो है वो कहा जाता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी उनको कहा जाता है। तो याद रखना है सुश्रुत। और अगर मैं इनके बारे में बताऊंगा तो अगर आप कुषाण डायनेस्टी पढ़ोगे तो उस टाइम पीरियड पे आपको ये मिलेंगे, सुश्रुत। और एक बंदा और था, चरक।
जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, और इन्होंने चरक संहिता बुक लिखी थी, चरक संहिता, इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्लास्टिक सर्जरी डे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और ये क्यों मनाया जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट है कि इसके अंदर जो है वो जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी इंपॉर्टेंस, और एजुकेट करना जनरल पब्लिक को कि किस तरह से प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जो हैं वो देश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूथ स्किल डे? तो इंपॉर्टेंट है, यूथ स्किल डेज की बात कर रहे हैं। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड करनी है, खास करके इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे दिन, क्योंकि हम जो है वो एम्पावर करना चाहते हैं यूथ को, स्किल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, दूर हो सके। और दोस्तों इसका थीम क्या है? री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा ए। याद रखना है, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो हमने जो है वो यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करनी है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको एम्पावर किया जा सके, उनको डिसेंट वर्क मिल सके, उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके, मतलब उनको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयबल कर सकें। और इसी दिन जो है वो चाहे यंग पीपल हैं, चाहे वोकेशनल और एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फर्म्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से हमने यूथ को एम्पावर करना है। और फर्स्ट वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो कौन से दिन मनाया गया था? 2015 को मनाया गया था। और आपने याद रखना है कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, जिस दिन प्लास्टिक सर्जरी डे, उसी दिन जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जो है दोस्तों वो 6th एनिवर्सरी भी है। किसकी 6th एनिवर्सरी है? स्किल इंडिया मिशन की। याद रखना है, स्किल इंडिया मिशन, क्योंकि हमने इसको लॉन्च किया था स्किल इंडिया मिशन को 2015 में, और टारगेट था 2022 तक जो है वो हमने बहुत अच्छी जो है वो स्किल प्रोवाइड करके वर्क फोर्स जो है वो बना लेनी है बहुत अच्छे से। लेकिन कोविड के कारण जो है वो एम्प्लॉयमेंट और भी जो है वो क्या होगी है, कम होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अमेरिकन प्लेयर ऑफ विच गेम शिरले फ्राई इरविन पास्ड अवे? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए नाम? शिरले फ्राई इरविन, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें कभी भी किसी की डेथ होती है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 3 चीजें याद रखनी होती है, हमेशा मैं आपको बताता हूं। एक तो नाम याद रखना होता है, एक कंट्री या स्टेट, अगर नेशनल है तो स्टेट, और अगर साथ ही साथ आपको प्रोफेशन याद करना पड़े, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम तो आपको यहां से क्लियर है, शिरले फ्राई इरविन, और कंट्री यहां से क्लियर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्लेयर कहाँ की हैं, मतलब किस फील्ड की हैं? तो याद रखना है, बहुत ही फेमस प्लेयर रही हैं, कौन सी गेम की? टेनिस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमेरिकन हॉल ऑफ फेमर शिरले फ्राई इरविन डाइस, और उनका चेहरा यहाँ पे आप देख सकते हो। और बहुत ही फेमस रही हैं। लाइक इन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जो जीता था सिंगल्स के अंदर, वो फ्रेंच ओपन जीता था 1951 में। 1951 में फ्रेंच ओपन जीता था। और 1956 में इन्होंने वुमेन रैंकिंग के अंदर टॉप भी किया था। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इवन ये वर्ल्ड की टॉप 10 प्लेयर्स में रही हैं 1946 से लेके 48 तक, मतलब लगातार 2 या 3 साल आप कह सकते हो। और 1950 से लेके 56 में भी ये टॉप 10 प्लेयर्स में रही हैं, और 56 में तो इन्होंने रैंकिंग में भी टॉप किया था। इवन ये उन 10 वुमेन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं। लाइक फ्रेंच भी जीता हुआ है, विंबलडन भी जीता हुआ है, यूएस भी जीता हुआ है, और दोस्तों आप कह सकते हो कि इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता हुआ है। तो चारों टूर्नामेंट जीते हुए हैं। और इन्होंने टोटल 13 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल भी जीते हुए, मतलब डबल्स में भी इनका नाम था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेनिस प्लेयर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, नाम क्या है? शिरले फ्राई इरविन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फिर एक ओबिचुरी आपके पास आ गई है, और उनका नाम है ममनून हुसैन, पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? और दोस्तों वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? ममनून हुसैन। और वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे? पाकिस्तान के। तो आप देख सकते हो फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट ममनून हुसैन पास्ट अवे। प्राइम मिनिस्टर नहीं दोस्तों, प्रेसिडेंट। और सीनियर लीडर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आपको एग्जामिनर पार्टी पूछ सकता है, यहाँ पे याद रखना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है पार्टी है वहां की, तो वहां से बिलोंग करते थे। 1940 में इनका जन्म हुआ था आगरा में, मतलब आजकल वो पार्ट इंडिया के अंदर है, लेकिन जब पार्टीशन हुई तो ये कहाँ पे शिफ्ट कर गए? पाकिस्तान के अंदर। और ममनून हुसैन एज ए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के? 12th नंबर के, मतलब रिसेंटली वो रह के गए हैं 2013 से लेके 18 तक वो प्रेसिडेंट रह के चुके हैं। और 1999 में जो है वो सिंध के गवर्नर भी थे, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ आए तो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि मिलिट्री कूप हो गया था, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद इनको रिमूव कर दिया गया था। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है?
प्रेसिडेंट का नाम वो तो यहां से क्लियर है, ममनून हुसैन। कौन सी कंट्री के थे? पाकिस्तान के थे। 12th प्रेसिडेंट थे। पार्टी का नाम जो है वो याद रखेंगे, पार्टी का नाम हमारे पास क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। NABARD has selected IFFCO Kisan Sanchar for setting up of 17 farmer producer organization in which state? तो आपको पता है दोस्तों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है? जो ये एफपीओस होती हैं हमारे पास, तो इसके साथ किसान जुड़े होते हैं। किसान जो है वो यहाँ से फसल पैदा करने की शिक्षा भी लेते हैं, और आगे ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग भी करती है ताकि किसान को अच्छा दाम मिल सके चीजों का, और उन चीजों को प्रमोट भी करती है ताकि किसान की इनकम भी बढ़ाई जा सके। अब 17 मतलब 17 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस उस स्टेट के अंदर बननी है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो स्टेट में बनाई जाएंगी। और दोस्तों कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम? गुजरात की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट याद रखेंगे। इसमें दोस्तों बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। इफको तो है ही, इफको का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन NABARD आपको बताइए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनसीडीसी, एनसीडीसी का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इफको किसान स्टैब्लिश करेगा, लेकिन किसके साथ मिलकर करेगा? इफको किसान जो है वो 5 एफपीओ बनाएगा। किसके साथ मिलकर? NABARD के साथ मिलकर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात की, क्योंकि मैंने बताया टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें सेलेक्ट की गई हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में 5 एफपीओ बनेंगे, वो NABARD के साथ इफको मिलकर बनाएगा। लाइक वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, आनंद है, पत्तन है, आप कह सकते हो सुरेंद्र नगर है, वलसद है, कोई याद नहीं करना। गुजरात के स्टूडेंट इसको जरूर याद रख सकते हैं अपनी स्टेट न्यूज के लिए। और 12 एफपीओ जो हैं वो इफको बनाएगा, किसके साथ मिलके? एनसीडीसी के साथ मिलकर। मतलब बनाना इफको ने ही है। 5 बनाएगा NABARD के साथ मिलके, 12 बनाएगा एनसीडीसी के साथ मिलके, और यहाँ पे भी 2 डिस्ट्रिक्ट के आप नाम देख रहे हो, लेकिन हमने याद नहीं रखना। एफपीओ का काम क्या है? बाय डिफॉल्ट अगर ये बनेंगे तो किसानों की इनकम जो है वो यहाँ पे क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। और टारगेट क्या रखा गया है कि 5000 किसानों को हमने जोड़ना है इनके साथ 2021 के अंदर अंदर। मतलब 5000 किसानों को एफपीओ के साथ जोड़ा जाएगा, और 50,000 किसानों को जोड़ा जाएगा 2025 तक। तो ये बहुत जरूरी कर दिया गया है, और इसके लिए आगे काम भी जो है वो NABARD और एनसीडीसी दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मार्केट लिंकेज सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, मतलब उनको मार्केट के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। तो याद रखना है दोस्तों, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गुजरात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात में आपने याद रखना है चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी जी हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क आपको मिलेगा, मेरीन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क, यहीं पे ब्लैक बक नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक सेंचुरी भी मिलेगी, वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधे आप कह सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन February 2022। आपको बताया कि हरियाणा के अंदर जो है वो रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना था, लेकिन कोविड के कारण जो है वो उसको 2022 में अब शिफ्ट कर दिया गया। तो याद रखना है, पोस्टपोन कर दिया इस इवेंट को। अब ये स्टार्टिंग ऑफ 2022 होगा। अदरवाइज ये पहले नवंबर 2021 में होना था, लेकिन अभी इसको शिफ्ट करके जो है फरवरी 2022 में कर दिया गया है। ये 5 सिटीज में होगा दोस्तों, 3 तो हरियाणा की ही हैं। वैसे तो हरियाणा होस्टिंग स्टेट है ही, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ चुकी हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी इसको होस्ट किया जाएगा। चंडीगढ़ तो हम कह सकते हैं कैपिटल ही है हरियाणा की, तो उसको किया जाएगा। और हमारे नए यूनियन मिनिस्टर आपको पता है स्पोर्ट्स के कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी। और अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे दी है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर है, तो वो कहते हैं कि हम कुछ इवेंट्स जो हैं वो कहाँ पे करवा लेंगे? हिमाचल प्रदेश में करवा लेंगे, क्योंकि हमीरपुर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो ओनली शायद हरियाणा जो है वो ना रहे, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे। ये अनुराग ठाकुर की स्टेटमेंट है कि कुछ इवेंट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अदरवाइज 3 होस्टिंग जगह हमारे पास हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यूटीज में दिल्ली हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप कहोगे हरियाणा हो जाएगा। चंडीगढ़ को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो कैपिटल ही है हरियाणा की। और इसमें टोटल 25 स्पोर्टिंग इवेंट्स होने हैं दोस्तों, जिसमें 5 जो है वो नए इंक्लूड किए गए हैं। योगासन मतलब योगा, गटका, कलैरीपट्टू, थांगला और मालखम, जो कि आप कह सकते हो एक तरह के अलग अलग तरह के स्टेट लेवल पे जो है वो खेली जाने वाली स्पोर्ट्स हैं। तो उसको कंडक्ट किया गया अंडर 18 एज ग्रुप के अंदर, क्योंकि 2 कैटेगरीज हैं, एक तो अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और एक अंडर 18 एज ग्रुप है। तो इसमें लिया गया है इन 5 खेलों को। और मैस्केट क्या है? दाकड़, जो कि एक आप कह सकते हो कि वर्ड हरियाणा के अंदर यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। और ब्रिक्स गेम को भी इसके साथ करवाया जा सकता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ।
और आपको पता होना चाहिए कि 2020 में इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। याद रखना है, महाराष्ट्र जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है वो चैंपियन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। लेकिन ये 2020 का जो इवेंट था दोस्तों, ये हुआ कहाँ पे था? असम के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ था। महाराष्ट्र वाज द चैंपियन। हुआ कहाँ पे था? असम के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ये 2018 में, इसको रब कर देते हैं या यहाँ पे कर लेते हैं इसको। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए 2018 में फर्स्ट एडिशन किया गया था। 2018 में जब फर्स्ट एडिशन किया गया था तो दिल्ली के अंदर किया गया था। दूसरा एडिशन महाराष्ट्र के अंदर 2019 के अंदर, 2020 के अंदर तीसरा एडिशन किया गया, वो कहाँ पे? अंदर असम के अंदर। और फोर्थ एडिशन अब होना था 2021 का हरियाणा के अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है जो भी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल पब्लिक बसेस ऑफ दिल्ली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया है कि आप जो है वो इस कंपनी के मैप्स को यूज करके जो है वहां पे आप अपनी बसेस को रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हो कि कहां पे वो पहुंची है। और इसमें दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से 3000 बसेस को ऐड किया गया है, मतलब जो कि गूगल मैप पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे गूगल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइंस हैंड विद गूगल टू गिव रियल टाइम इन्फो अबाउट बसेस टू द कम्यूटर्स। मतलब जो भी पैसेंजर्स हैं वो रियल टाइम पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। और गूगल मैप से देख सकते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में बस जो है वो पहुंच चुकी है, लेट है, जल्दी है, तो सारी चीजें यहाँ पे पता लग। और इसमें एक खास बात और भी की गई है कि आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो, हिंदी में, पंजाबी में, या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसमें आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप बसेस को ट्रैक कर सकते हो, स्टैटिक या डायनेमिक लोकेशन उनकी देख सकते हो कि कहाँ पे खड़ी हैं, कहाँ से चल रही हैं, अराइवल देख सकते हो, डिपार्चर, डिले टाइम कितना है, बस स्टॉप्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, और 3000 बसेस को आप रियल टाइम पे इसको देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन जो है वो यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडर्स फेलोशिप। इसके तहत कुछ फेलो और एसोसिएट फेलोज को चुना जाएगा जो कि सरकार की हेल्प कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज को तैयार करने के लिए। तो सरकार ने जो है वो 2 साल का टाइम पीरियड दिया है इनको, मतलब 2 साल का इनको कार्य करने का जो है वो मौका मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। और इनकी सैलरी 1,25,000 रुपये महीना फेलोज की, और एसोसिएट फेलोज की 75,000 रुपीज पर मंथ। तो ये कहा गया इस पॉलिसी के अंदर, चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडर्स फेलोशिप। दिल्ली के स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड हॉर्टिकल्चर वीक फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो हॉर्टिकल्चर को बढ़ाना है, फ्लावर्स की खेती, फूलों की खेती को बढ़ाना है, वेजिटेबल्स की खेती को, फ्रूट्स की खेती को बढ़ाना है, और हनी को हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन पे लेके जाना है। तो इसको अगर बढ़ाएंगे तो फार्मर्स का ध्यान इनकी तरफ जाएगा, और इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फार्मर्स की इनकम भी जो है वो 2022 में हम डबल कर सकते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास यूनियन टेरिटरी कौन सी है? ये है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है, हॉर्टिकल्चर वीक की बात कर रहे हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के हम कह सकते हैं मनोज कुमार सिन्हा जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने हॉर्टिकल्चर वीक को लॉन्च किया है। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली याद रखेंगे। और हॉर्टिकल्चर वीक जो है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि फार्मर्स की इनकम डबल करनी है 2022 तक। और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने 100 एकड़ की एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी का भी जो है वो लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर जो है वो इंक्रीज हो सके। और टारगेट रखा गया यूटी की तरफ से कि 25 लाख हाई डेंसिटी प्लांट्स जो है वो लगाने हैं 2021 में। 49,000 का टारगेट था 2019 में, वो कंप्लीट किया। 25 लाख का टारगेट रखा गया 2021 के अंदर। और इसी के साथ एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है? प्रवेश, टू लिंक जम्मू हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर विद द मार्केट प्लेस, ताकि मार्केट के साथ जो हॉर्टिकल्चर की चीजें बना रहे हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं, चाहे वो आप कह सकते हो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनको सीधा मार्केट के साथ कनेक्ट किया जा सके और बेटर प्राइस जो है वो उनको मिल सके। और इसके तहत वो आप कह सकते हो एलोवेरा के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एलोवेरा के प्लांट्स लगाने 1.2 करोड़ लगाने हैं, टारगेट रखा है 42 लाख स्ट्रॉबेरीज लगानी है, 67,500 जो है वो ऑलिव्स जो है वो प्लांट करने हैं। तो ये मतलब टारगेट इसके अंदर रखा गया है। तो आपने टारगेट नहीं याद रखने, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में याद रखेंगे। जहां पे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, डाचीगम नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिलेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। याद रखने दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहीं पे मिलेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट को खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। इसमें क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड हेल्थ केयर इनोवेशन चैलेंज 2.0 विद ए फोकस ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेल्थ केयर। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। इसको आप HIC 2.0 से भी याद रख सकते हैं। एक हेल्थ केयर इनोवेशन चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी डिजिटल सॉल्यूशंस है हेल्थ केयर के, वो हम बेस्ट टू बेस्ट जो है वो निकाल सकें। तो ये किसने स्टार्ट किया दोस्तों? नासकॉम की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है। याद रखना है, नासकॉम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसकी तरफ से इसको स्टार्ट किया गया, जो कि 2016 में स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, और ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इमर्जिंग स्टार्टअप्स जो हैं वो लेके आ सकें। अभी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है तो हेल्थ के अंदर लेके आ सकें। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि नासकॉम के जो चेयरमैन है वो कौन है? UB प्रवीण राव। प्रवीण राव। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ इतना ही याद रखना जितना क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट अप्रूवल जो 15 जुलाई को रिसेंटली की गई हैं। एक दो के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कि क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंक्रीज इन द डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस रिलीफ। तो महंगाई भत्ते के ऊपर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। तो याद रखना है कि पहले कितना था? 17% था, अब बढ़ा के कितना कर दिया है? 28% कर दिया है। आपको इंक्रीज पूछ सकता है कंफ्यूज करके, 11% का इंक्रीज है। तो पहले 17 था, अब 28% कर दिया, 11% का इंक्रीज है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। बेसिक पे और पेंशन है चाहे, दोनों में इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ नेशनल आयुष मिशन। आयुष का मतलब दोस्तों आपको पता है, जिसकी हम बात करते हैं आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वरिग्पा एंड होम्योपैथी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आयुष मिशन 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इसके तहत कहा गया था कि हम जो है वो क्या करेंगे, आयुष मेडिकल सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे और आयुष सर्विसेज को पूरे भारत में लॉन्च करेंगे। तो इसको हम बेहतर बनाएंगे, मतलब ये नेचुरल चीजों को यूज करके हम हेल्थ को बेस्ट बनाएंगे। और आयुष मिशन का टाइम पीरियड जो है वो 2026 तक कर दिया है दोस्तों। तो 2014 से 2021 तक था, तो 2021 से अब 2026 हो गया, इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। MOU साइन हुआ है इंडिया और डेनमार्क का दोस्तों, हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए। और इंडिया और रशिया का MOU साइन हुआ है किसके लिए? कोकिंग कोल के लिए, जो कि स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। तो याद रखना है, इंडिया और रशिया का कोकिंग कोल के लिए, इंडिया और डेनमार्क का हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए। और डेनमार्क के बारे में स्पेशली याद रख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेटे फ्रेडरिक्सन है, और इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है? दानिश क्रोन। दानिश क्रोन। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए दोस्तों हमारे पास। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड के ऊपर आ जाते हैं। और इसरो कंडक्टेड 3 और द थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ विकास इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसरो ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। विकास इंजन जो है वो इसमें यूज किया जाएगा गगनयान के लिए। याद रखना है, गगनयान जो है वो फर्स्ट मैन क्रूड मिशन है इंडिया का, जो कि एंड ऑफ 2022 या 2023 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाएगा। और इसरो के बारे में आपको पता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु, और इसके हेड कौन है? के सिवान। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक आप कह सकते हो किसका ऑर्गन है? वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। उन्होंने $16.5 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए किसमें? मेड जीनोम के अंदर, ताकि कोविड-19 की रिसर्च अच्छे से कर सकें। तो मेड जीनोम जो कि एक डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च कंपनी है, वो कोविड-19 की टेस्टिंग, उसकी वायरसेस से रिलेटेड जो है वो अंडरस्टैंडिंग, और फ्यूचर आउटब्रेक अगर ऐसा कोई होता है तो उसके बारे में जानकारी ज्यादा जुटाई जा सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि 1956 में स्टैब्लिश की गई थी वर्ल्ड बैंक के अंदर। RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि ये बैंक कहाँ का बिलोंग करता है। ये बैंक बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, पुणे महाराष्ट्र में। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, और ना ही इनके पास इतना फाइनेंशियल पोजीशन इनकी स्ट्रांग है कि ये जितने भी डिपॉजिटर हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरें। तो ना तो इनके पास कैपिटल है, ना ही अर्निंग है, जिसके कारण इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। Next, RBI extended the implementation of timeline of ATM cassette swap till March 2022। तो दोस्तों इसमें कीवर्ड क्या है? ये ATM कैसेट स्वैप है। ये क्या होता है कि जो ATM के अंदर जब कैश फिलिंग के टाइम पीरियड पे आपको जो है वो स्वैप करना पड़ेगा कार्ड को, तो उसको कहते हैं ATM कैसेट स्वैप। तो जो भी कैश फिल करने जाता है तो उसमें उसको जरूरत पड़ती है। तो सभी ATM में ये हो जाएगा मार्च 2022 तक।
तो आरबीआई ने 2018 में कहा था, सारे बैंक्स को कहा था कि लॉकेबल कैसेट्स जो हैं वो यूज करें, मतलब स्वैपिंग के बाद ही जो है वो आप क्या कर सकते हो, कैश डाल सकते हो, अदरवाइज आप सीधा चाबी से खोल के जो है वो कैश नहीं डालोगे, वो पुराना सिस्टम हो चुका है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, ताकि जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसको हम एक बहुत अच्छा फाइनेंस हब बना सकें। तो इसमें याद रखने की जरूरत नहीं कि किसको हेड बनाया गया, किसको प्रेसिडेंट बनाया गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, गांधीनगर में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखना है, इसके जो पहले चेयरमैन आज भी वही हैं, इंजेती श्रीनिवास, और 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका एक्ट कब आया था, 2019 में। नेक्स्ट, आप अगला देखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, दोनों ने एक एमओयू साइन किया कि पोलर बायोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। मतलब जो पोलर रीजन्स हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया के अंदर, वहां पे हम दोनों मिलके जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। और दोनों जो हैं वो पोलर बायोलॉजी मतलब देखेंगे वहां पे किस तरह के रिसोर्सेज हैं, किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन हो गए, जितेंद्र सिंह हो गए हैं। याद रखना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू एंड कश्मीर है, उधमपुर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, 15 जुलाई 2021 का क्वेश्चन क्या था हमारे पास। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ओपनिंग ऑफ द मैक्सिमम ऑफ एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटीएम खोलना किसकी एग्जांपल है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों कि ये एग्जांपल आपको मिलेगी डायरेक्ट मार्केटिंग की, क्योंकि जब भी आप जो है वो एटीएम्स को खोलोगे तो इसका मतलब क्या होगा, लोगों को विजिबल होगा कि एटीएम यहाँ पे खुला हुआ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग उसको यूज भी करेंगे। तो इसका मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब लोगों को बता रहे हो कि हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन वाज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एस्टैब्लिश। तो आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इंग्लिश वीडियो में ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, तो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड हुआ, लेकिन हम जल्दी अपलोड कर दिया करेंगे। वो 2-3 दिन से जो है वो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं तो एक ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाता था, तो इसलिए जो है आपका वीडियो नहीं हो पाया था। लेकिन कोई डिले नहीं होगा, सारी वीडियोस आज ही अपलोड हो जाएंगी। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। और साथ ही साथ इन तीनों चीजों करने के बाद आप हमें मोटिवेशन भी प्रोवाइड करोगे, आप हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और गाइज इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। वीडियोस को देखोगे तो जरूर करंट अफेयर आपका इंप्रूव होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहो, खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।